So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about how you are able to find a factorial of a number in microcontroller. तो पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज अ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है. तो आपको सिंपली 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप सिंपल लॉजिक क्या लगाते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो इसका आंसर क्या आता है, 5 हो जाए 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 120. तो 120 आपका आंसर आता है, लेकिन डेसिमल में आता है. ये हम स्कूल लेवल में यूज करते थे. ऐसी मेथड से हम फैक्टोरियल फॉर एनी नंबर फाइंड करते थे. लेकिन जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो कैसा प्रोसेसर है, इट इज वर्किंग इन हेक्साडेसिमल सिस्टम. तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हेक्साडेसिमल में आएगा. और 5 का फैक्टोरियल मतलब 120 जो डेसिमल में है उसका हेक्साडेसिमल करो तो मुझे क्या मिलता है, 78 हेक्स. 78 हेक्स इज हेक्साडेसिमल ऑफ द 120. अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और आप मेरे डिजिटल के प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो. उसमें मैंने पूरे नंबर सिस्टम के सभी वीडियो अपलोड करके रखे. तो ये तो सिंपल हमने स्कूल लेवल में करते थे, ऐसा आप बोल सकते हो. लेकिन अभी प्रोग्रामिंग में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो आपका फैक्टोरियल फाइंड करके दे. तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम आज समझने वाले हैं. तो उसके लिए तो पहले कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको. तो लॉजिक में क्या होता है कि आपको पहले ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ, फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ, फिर जो भी ये सभी का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है ये नंबर के साथ. आफ्टर ऑल यू गेट अ 78 इन एक्यूमुलेटर. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम जो करने वाले हैं, मल्टीप्लाई ए और बी. तो जब भी हम मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तब ए में क्या स्टोर होता है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए में क्या स्टोर होता है, LSB, और बी में क्या स्टोर होता है, MSB. ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो 8 बिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तब जो आंसर आता है वो कितने बिट के आता है, 16 बिट का आंसर आता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टोर LSB at accumulator. It is a 8 bit. You know accumulator is 8 bit and B register is also 8 bit. So according to 8 bit plus 8 bit, 16 bit number stored in A and B respectively. तो ये हमारा लॉजिक हो गया. लॉजिक क्या था कि पहले ये नंबर को ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जिसका जो 1 इंटू 2 का आंसर आया है वो 2 आता है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 2 का आंसर आता है 6. 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 6 का आंसर आता है 24. 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 5 आपको 120 मिलेगा. लेकिन ये डेसिमल में मिलेगा, उसका हेक्साडेसिमल क्या होता है, 78 होता है. तो सिंपल ये लॉजिक लगने वाला है. आपको पता होगा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रोग्राम है, लेकिन मैंने खुद से बनाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो अभी हम प्रोग्राम की ओर स्विच करते हैं. तो अभी प्रोग्राम लिखने का स्टार्ट करते हैं. तो पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे ORG0000 हैश से. फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव A01 हैश. ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को 1 कर देगा. पहले क्यों 1 करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है. तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 1 पहले आएगा. तो ये 1 को लेने के लिए हमने एक्यूमुलेटर का यूज किया. उसके बाद बी में एक्यूमुलेटर का कंटेंट डालते हैं तो बी भी हमारा 01 हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. मतलब 1 हमारे पास ए और बी में आ गए हैं, दोनों में 1 आ गए हैं. अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी का. तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, ए में भी 1 है और बी में भी 1 है. तो 1 इंटू 1 आंसर सिर्फ 1 आएगा, मतलब 01 आएगा. ये 8 बिट नंबर, ये 8 बिट नंबर, ये आया 16 बिट नंबर. ये कहाँ स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा, और ये कहाँ स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा. सॉरी. इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ MUL AB इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B, उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो 1 हो जाएगा और जो B है
वो 0 हो जाएगा। मतलब इस ये केल में कैसा दिखाएगा, केल में ऐसा दिखाएगा आपको। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा b था, जो हमने 1 किया था, वो इधर 0 हो गया। समझ में आया आपको? ये जो b हमने 1 लिया था वो यहाँ पर 0 हो गया। अभी ये बीच में मैंने स्पेस क्यों खाली की है वो आपको समझाने के लिए वो बाद में लेता हूँ। आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आएगी, वो मैं नहीं लिखता तो प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि वो इंस्ट्रक्शन कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो पहले ये समझो हो क्या रहा है, ये बेसिक है। ये 0 हुआ ना, उसके बाद आपके प्रोग्राम में एरर दिखाएगा। मतलब वो कैसे दिखाएगा वो अभी हम समझते हैं। इसके बाद सिंपली इंक्रीमेंट b करता हूँ। इंक्रीमेंट b मतलब जो b 0 था वो 1 हो गया, यहाँ पर 0 था वो 1 हो गया, उसको मैंने R7 में डाल दिया एज ए स्टोर मतलब कंपेयर करवाने के लिए R7 में डाल दिया, तो मतलब R7 भी हमारा 1 हो गया। इसके बाद मैं कंपेयर एंड जंप इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ, CJNE R7 6। यहाँ पर 6 क्यों डाला? क्योंकि हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो उससे एक ज्यादा नंबर डाल दे। क्योंकि यहाँ पर 5 लिखता है तो ये कब तक कंपेयर एंड जंप करता है, 4 तक ही करता है। 5 आता है तब वो स्टॉप हो जाता है, इसलिए एक नंबर बड़ा लिखना पड़ता है। एक नंबर बड़ा लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, जो मैं इधर 5 लिखता, 5 फैक्टोरियल फाइंड करने में 5 लिखता तो वो 4 तक ही कंपेयर करता। कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो जब वो 5 आता वो एंड करवा देता प्रोग्राम, मतलब वो एरर आता और आपको 4 का फैक्टोरियल मिलता, 5 का नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर 6 लिखना है और वो जंप करेगा L1 का। तो L1 हमारा कहाँ आएगा? तो L1 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आएगा, वो बाद में देखते हैं। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमारा एंड हो गया। यहाँ पर मैंने 2 इंस्ट्रक्शन स्किप किया है, मतलब थोड़ा इंस्ट्रक्शन स्किप किया है। यहाँ पर देख रहे हो कि आप, यहाँ पर हमारा B1 था, आफ्टर वो कंपेयर एंड जंप करके यहाँ पर आया, मतलब इधर 1 हुआ। 1 होने के बाद फिर से वो एग्जीक्यूट करवाएगा, इंक्रीमेंट B करेगा, B2 होगा और R7 में 2 जाएगा और वो रिपीट होगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारा B है वो भी हमारा क्या स्टोर करता है? MSB स्टोर करता है, और ये हमारा क्या स्टोर करता है? LSB स्टोर करता है। तो जब भी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। पुश इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? स्टैक के ऊपर B का डेटा स्टोर करेगा। मतलब जो मेरा स्टैक पॉइंटर 40H पे लोकेशन कर रहा है, तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ पुश B इंस्ट्रक्शन ये 41 होगा। पहले एक स्टैक इंक्रीज होगा और उसके बाद B का डेटा, पहले B का डेटा 01 था तो वो 01 ये लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो MSB आता है ना, वो हमको स्टोर करना पड़ता है आफ्टर ऑल एग्जीक्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद MSB हमारा 0 हो जाता है। लेकिन हमको ये MSB से डील करना है, ये MSB से डील नहीं करना। ये MSB नहीं है, हमको B रजिस्टर के साथ डील करना है। इंक्रीमेंट B किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, मतलब ये 0 से 1 होगा। समझ आया? क्योंकि ये MSB तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है A और B का, तो ये तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, कभी भी कोई भी वैल्यू आ सकती है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। हमारा इंटेंस मेन इसको इंक्रीमेंट करवाना है, तो इसके लिए हम पहले पुश B इसको स्टोर करने के लिए, ये वाले डेटा को स्टोर करने के लिए पुश B का इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं। मैंने बताया था पहले ही कि यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने छोड़ रही है, वो बहुत मेन इंस्ट्रक्शन है जो छोड़ी है वहाँ पर। तो पुश B जो ये वाले डेटा को यहाँ पर लेकर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, अभी आपको MSB भी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा आंसर है, आंसर पूरा है, ये अकेला आंसर नहीं है। एक्यूमुलेटर अकेला आंसर नहीं है, एक्यूमुलेटर में हमको खाली LSB मिलता है, B में MSB मिलता है, तो दोनों को स्टोर, मतलब इसको भी स्टोर तो करवाना पड़ेगा ना कहाँ पर। तो उसके लिए मैं R6 ले लेता हूँ, मतलब जो R6 था वो अभी हमारा 0 0 स्टोर करवाएगा पहले के लिए, क्योंकि आफ्टर पहले जब करा था हमने, जो जब पहले बार प्रोग्राम रन होगा तब एक्यूमुलेटर 1 है, BB 1 है, पुश कर दिया मतलब यहाँ पर आ गया। उसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किसका होगा? A और B का, तो A में भी 1 है और B में भी 1 है। तो अभी मैंने बताया कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो B में 0 आएगा और A में 1 आएगा, मतलब एक्चुअली ऐसा KL में दिखेगा, ये 0 0 0 1 ऐसा KL में दिखेगा।
तो ये हमारा एल भी होगा और ये हमारा एम भी होगा। तो जो एम भी है उसको भी मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये आंसर मतलब यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया, मतलब जो फाइनल R6 में हमारा आंसर आएगा वो क्या दिखाएगा, MSB दिखाएगा, और एक्यूमुलेटर में आएगा वो LSB दिखाएगा। मतलब फाइनल आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर पॉप भी करेंगे। पॉप बी क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ इसके साथ डील करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो MSB में कोई भी आंसर आता है, हमको डील कहाँ करना है, हमको डील इसके साथ करना है। इसके साथ क्यों, क्योंकि ये पॉप किया, यहाँ पर स्टैक में जो स्टोर हुआ था वो पॉप करने के बाद बी में वापस क्या आ जाएगा, 0 बना देगा। पॉप करते तो पॉप कैसे वर्क करता है, पहले तो वो जो भी स्टैक जहाँ पर भी है उसका डेटा वापस लेगा और फिर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होकर 40h हो गया और यहाँ पर हमारा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर 41x हो गया था, वो वापस डिक्रीमेंट हो गया। मतलब जो भी हमारा बी का डेटा यहाँ पर था ये एज अ काउंटर वर्क कर रहा है। क्यों काउंटर वर्क कर रहा है, क्योंकि हमको देखना है कि 1 2 3 4 5 तक ही जाना है, और इसको समझने के लिए हमको बी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा बी चेंज हो जा रहा है, ये बी चेंज हो जा रहा है एज ए MSB, लेकिन हमको यहाँ इसके साथ डील करना है। उसको बचाने के लिए, मतलब ये वाले वैल्यू को बचाने के लिए, आप ऐसा समझो कि ये वाली वैल्यू को बचाने के लिए मुझे पुश और पॉप का यूज करना पड़ा। अभी पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी इसने देखा कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो पहली बार के लिए तो R7 1 था, ये 1 था, तो वो यहाँ पर से यहाँ पर गया। नहीं, रुको, पहली बार के लिए यहाँ तक आया, पॉप किया, पॉप 0 1 हो गया, अभी इंक्रीमेंट होकर 2 होगा। ये पहले मैंने ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखे बिना प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, इसीलिए यहाँ पर 1 था। लेकिन ये 1 क्यों था, क्योंकि ये 0 0 का 1 का था, लेकिन एक्चुअली 1 आ गया है। अभी क्या हुआ कि पॉप करने के बाद हमारा B 0 1 हो गया। MSB तो भूल ही जाओ, MSB क्यों भूल जाओ, क्योंकि पुश और पॉप आ गया। पुश और पॉप क्या कर रहा है, ये लोकेशन के लिए, ये डेटा के लिए। मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद जो भी आंसर आता है बी का, वो ने उसको हमने ऑलरेडी R6 में स्टोर कर लिया, इसीलिए तो मैंने लिखा कि आंसर हमारा R6 में MSB दिखेगा और A में LSB दिखेगा। तो इसका काम खत्म हो गया, ये 2 इंस्ट्रक्शन का। ये अभी MSB का बी रजिस्टर का काम खत्म होगा, लेकिन इसको काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं। उसको मैंने पहले बी में डाला, बी में से यहाँ पर वापस लिया। अभी इंक्रीमेंट बी करूंगा तो इसका इंक्रीमेंट 0 2 हो जाएगा 0 1 से, फिर वो सेम R7 में जाएगा। अभी वो R7 को 6 के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो L1, तो वहाँ यहाँ पर वापस गया। तो अभी पुश बी, तो अभी हमारे पास बी क्या है, यहाँ से वापस गया था, बी 2 है, तो पुश बी करेंगे तो यहाँ पर 2 जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई होगा। अभी किसका मल्टीप्लाई होगा, बी में 2 है हमारे पास, बी में 2 है, बी हमारा 2 है और एक्यूमुलेटर तो हमारा 1 ही है, उसके साथ तो हमने छेड़खानी। मतलब एक्यूमुलेटर क्या है, 1 क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो 1 आता है, ये वाला तो 1 ही रहेगा। पहले हमने 1 into 1 किया तो आंसर 1 ही आया। अभी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ मल्टीप्लाई ए एंड बी, मतलब 1 into 2 करता हूँ, ऐसा सिंपली। एक्यूमुलेटर में 1 है और बी रजिस्टर में 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 2 आएगा सिंपली। तो जो 0 आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, बी रजिस्टर में स्टोर होगा, ये क्या आएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन हमारा एक्यूमुलेटर 2 हो जाएगा और बी तो हमारा 0 0 ही रहेगा। तो बी 0 0 मतलब R6 भी 0 0, बी का कंटेंट R6 में जाता है। पॉप किया तो पॉप क्या होगा, अभी तो 2 हो गया है, तो पॉप करने के बाद ये 2 हो जाएगा। अभी इंक्रीमेंट होगा तो ये 3 हो जाएगा, बी रजिस्टर 3 हो जाएगा, तो R7 में भी 3 जाएगा। R7 में 3 जाएगा तो वो कंपेयर करेगा, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, R7 और 0 6, तो 3 और 6 तो इक्वल नहीं है, तो वो वापस जंप करेगा, फिर पुश भी करेगा। तो अभी हमारा बी 3 हो गया है। तो जब पुश भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो ये वापस बोलते समय इंक्रीमेंट होकर 3 हो रहा है बी, तो हमारा बी यहाँ पर स्टैक में, ये हमारा स्टैक का है, आप ऐसे याद रख लो। तो स्टैक में क्या होगा, 3 आ जाएगा,
फिर मल्टीप्लाई करेगा किसका, ये 3 हो गया उसका, क्योंकि बी तो हमारा 3 हो गया है, और एक्यूमुलेटर क्या है हमारा 2 है, क्योंकि अगला मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्यूमुलेटर हमारा 2 हो गया था। तो 2 इंटू 3 करते हैं अभी, तो 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या आंसर आता है, मतलब 2 इंटू 3 तो 6 आंसर आता है 06, मतलब अभी एक्यूमुलेटर में 6 आएगा, एक्यूमुलेटर में 6 आएगा, और बी में तो 0 ही आ रहा है। ये मैं आपको सिंपल डेसिमल के तरह दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो उसके वैल्यूज अलग हो सकती है, मतलब सेम ही वैल्यू होगी, लेकिन अभी तो हेक्साडेसिमल में ही है, लेकिन आप 16 या उससे ऊपर की वैल्यू आएगी तब वो हेक्साडेसिमल लेगी, फिर सेम टू सेम वैल्यू नहीं आएगी। मैं इधर आपको सिंपली जो हम स्कूल लेवल में करते हैं मल्टीप्लिकेशन उससे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में जब आप स्केल में करोगे तब वैल्यू में हेक्साडेसिमल में दिखाएगी, जो यहाँ पर मैं डेसिमल में दिखा रहा हूँ वो सेम चीज़ हेक्साडेसिमल में दिखाएगी। वो कुछ भी नहीं, आप कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। तो अभी हमारा 6 हुआ और ये 0 हुआ, तो मतलब अभी भी R6 तो हमारा 0 ही है, मतलब MSB तो हमारा 0 ही है। इसके बाद इंक्रीमेंट B होगा तो ये 4 हो जाएगा, सेम R7 में भी 4 चला जाएगा, वो कंपेयर करेगा तो 4 नहीं है तो वापस चला जाएगा। अभी B तो पुश B करा, B में क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 चला गया, ओके। वो 4 मल्टीप्लाई A और B, तो अभी B हमारा 4 है और A हमारा क्या है 6 है, A हमारा 6 है, तो 6 इंटू 4 होगा, तो 6 इंटू 4 24 डेसिमल में आता है, 24 डेसिमल में आता है। लेकिन हेक्साडेसिमल क्या होता है इसका, मैं ऐसा लिख दूँ तो 16 के लिए हम 10 लिखते हैं, 17 के लिए 11, ये डेसिमल वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू। 18 के लिए 12, 19 के लिए 13, 20 के लिए 14, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17 और 18, मतलब 18H, इसका हेक्साडेसिमल 18H होता है। तो ये जो आंसर आया 18H वाला, वो आपको कहाँ स्टोर करके मिलेगा, ये जो आंसर आया ये आपका स्टोर होगा एक्यूमुलेटर, समझ रहे हो। ये 8 बिट नंबर, ये भी 8 बिट नंबर ही था, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि रिमेनिंग 0 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 8 बिट नंबर है और ये 8 बिट नंबर है। तो ये जो 8 बिट नंबर था वो कहाँ स्टोर हो रहा था 06 एक्यूमुलेटर, और MSB वाला R6 में स्टोर हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया था कि B का R6 में स्टोर कर दे, तो 18X मतलब एक्चुअली में 16 बिट लिखने जाओ, क्योंकि हम तो 8 बिट इंटू 8 बिट 16 बिट गिनते हैं, तो ये टोटल 0018 हुआ। तो ये 00 किसके लिए है, MSB के लिए, और 18 LSB के लिए। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हमारा 00 ही रहेगा, मतलब अभी भी हमारा R6 तो 00 ही है। ये आप स्केल में करोगे तब दिखाई देगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसा चेंज होगा रजिस्टर टेबल में। उसके बाद हमने पॉप किया, तो पॉप करने के बाद क्या आएगा, ये 4 वापस आ जाएगा। अभी इंक्रीमेंट किया तो 5 हो जाएगा, सेम 5 इधर आ जाएगा, और ये कंपेयर करेगा और वापस जंप करेगा, और पुश भी करेगा, मतलब अभी इधर 5 आ जाएगा, तो 5 लास्ट है। 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्यूमुलेटर के डेटा कितने 18, मतलब ये 18H का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। A हमारा 18 है और B हमारा 5 है, तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 18 हेक्साडेसिमल में और 5 भी हेक्साडेसिमल में। इसका जो आंसर आएगा वो कोई भी 8 बिट आंसर आएगा वो इसमें स्टोर होगा और इसमें स्टोर होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, और फिर ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा। सो ऐसे पूरा प्रोग्राम रिपीट होगा। मैंने 5 तक पूरा दिखाया, आपको डेटा देखना है तो आप सिंपली ये प्रोग्राम लिखो और उसको स्केल में रन करवा दो। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ पूरा प्रोग्राम। तो पहले इनिशियलाइज किया, फिर मूव एक्यूमुलेटर को 1 कर दिया, मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू B, मतलब ये एज अ काउंटर यूज़ किया, हमेशा इसका इंक्रीमेंट करते हैं और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया।
उस बी क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई किया ए और बी का, जो भी आंसर आया उसमें जो एम एस बी को स्टोर करने के लिए हमने एक रजिस्टर R6 लिया है, इसीलिए हमारा R6 में एम एस बी मिलता है और एक्यूमुलेटर में हमारा एल एस बी मिलता है आंसर का। ये दोनों में हमारा आंसर मिलेगा। फिर हमने पॉप किया। क्यों पॉप किया? क्योंकि ये मेन डेटा है। आफ्टर ए और बी मल्टीप्लिकेशन हमारा बी चेंज हो रहा है, लेकिन हमको काउंटर तो ये देखना है, तो उसको पॉप करके वापस लिया। कहाँ से लिया? स्टैक में से वापस ले लिया। तो यहाँ पर वापस लिया, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया, फिर उसको R7 में डाला फॉर कंपेयरिंग के लिए। और कंपेयर कब ये एक नंबर ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेंगे तो ये कंपेयर करता है, R7 और 6 का कंपेयर करता है। कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो मैं इधर 5 ले लेता हूँ तो वो 4 का फैक्टोरियल दिखाएगा, इसीलिए मुझे एक ज़्यादा नंबर लेना पड़ता है। और वो एंड होके यहाँ पर पूरा प्रोग्राम L1 में जाता है, रिपीट होता है, जितने नंबर के लिए उतने नंबर के लिए रिपीट होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है। आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड हो जाता है। So I hope you understand this video. If you understand this video, like and subscribe my channel Infinite Knowledge. If you have still any query, just comment it. और कोई भी आपको टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप भी कमेंट कर सकते हो उसके लिए भी। So again, thanks for watching this video.